पिछले भाग में आपने देखा कि कटकानंद और गिरीश ने इस बार बड़ी चाल चलकर विशाखा के मन में अपनी बहन सलाखा को लेकर जहर भर दिया था। दूसरी ओर पीहू कॉलेज में टीचर बनकर शिवानी के बेटे को ढूंढने आ जाती है। वहीं सलाखा और विशाखा का भी आमना सामना हो जाता है। अब देखिए क्या होगा आगे की कहानी में ट्विस्ट। सलाखा जैसे ही दरवाजा खोलती है उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। अरे ये दरवाजा पहले से ही खुला था और मेरा कमरा इतना अस्त व्यस्त कैसे है? यहाँ कौन आया था? अंजलि अपनी आधी नागिन के रूप में कमरे में ही खड़ी थी, ठीक सलाखा के सामने। मगर सलाखा को आते देखते ही अंजलि ने एक अदृश्य कवच बना लिया था। इससे वह गायब हो गई थी। अच्छा हुआ मैंने चुपके से कटकानंद से ये विद्या सीख ली और आज इसने मुझे सलाखा से बचा लिया। तभी सलाखा देखती है एक कागज हवा में लटका हुआ है जो अंजलि ने पकड़ा होता है। ये सब क्या हो रहा है? जरूर विशाखा की वजह से मेरा दिमाग हिल गया है। मुझे बुआ जी से इस बारे में बात करनी होगी। और सलाखा बाथरूम में चली जाती है। सलाखा के जाते ही अंजलि तुरंत नागिन रूप में आती है और खिड़की से बाहर जाने लगती है। मगर सलाखा भी तभी बाहर आ जाती है और जाती हुई अंजलि की नागिन की पूंछ देख लेती है। ये एक के बाद एक जासूस मेरी ही जिंदगी में क्यों आ रहे हैं? अब ये बला कौन थी जो मेरे कमरे में आई थी? सलाखा सुलेखा के पास जाती है। बुआ जी अभी कोई घर में आया था क्या? नहीं, यहाँ तो कोई भी नहीं आया। क्यों, क्या हुआ? पता नहीं, मेरे साथ बहुत सी अजीब घटनाएं हो रही हैं और आज तो विशाखा भी। सलाखा सुलेखा को सारी बात बताती है। कोई बात नहीं, तू पढ़ाई पर ध्यान दे मेरी बच्ची, मैं देखती हूँ कुछ। और सलाखा वहाँ से चली जाती है। शायद अब मुझे कुछ कुछ चीजें समझ आ रही हैं। वो नीला रंग क्यों था और सलाखा उन दिनों इतनी बदतमीज कैसे हो गई थी? जरूर वो विशाखा होगी। मुझे भैया को सब बताना होगा। सुलेखा के अलावा वहाँ और कोई भी था जो ये बातें सुन रहा था। वो था कटकानंद का चमचा गिरगिट। गिरगिट सुलेखा के पास वाली खिड़की पर ही बैठा था। नहीं, अभी समय नहीं आया है कि विशाखा की चाल सबके सामने आए। सुलेखा जैसे ही अपने भाई को फोन मिलाने लगती है, गिरगिट उछलकर सुलेखा के कंधे पर बैठ जाता है और उसके कान में घुसकर सुलेखा पर काबू कर लेता है। उधर विशाखा के बाबा फोन उठाते हैं। कहो बहना, कैसी हो तुम? मैं तो ठीक हूँ भैया। मैंने तो इसलिए फोन किया था कि हमारी विशाखा बड़ी ही सयानी हो रही है और इसलिए मैंने उसके लिए एक लड़का पसंद किया है। अरे वाह, मैं जल्दी ही शहर आकर मिलता हूँ तुमसे। और सुलेखा फोन रख देती है। बाबा जब मेरी इस चाल के बारे में सुनेंगे तो कितने खुश होंगे। अंजलि ट्रैकिंग साइट पर पहुँच जाती है। हाँ, जगह तो यही है। मिहिर मुझे जरूर यहाँ मिल जाएगा। तभी अंजलि को मिहिर और मृणालिनी के पाँव की आवाज आती है और अंजलि तुरंत छिप जाती है। तुमने आगे क्या सोचा है मिहिर? कैसे खत्म करोगे उस नागिन को? अंजलि छिपकर चुपचाप सब सुन रही थी। नागिन को खत्म करना है तो कहीं ये मुझे तो मारने की बात नहीं कर रहे? मुझे कटकानंद पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। हो सकता है वो मुझसे अपना काम भी करवा ले और मुझे भी मार दे, मगर उससे पहले ही मैं इन दुश्मनों को खत्म कर दूंगी। मैं नहीं जानता मृणालिनी कि माँ को कैसे बचाऊं। मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। मगर तुमने क्या सोचा है? कैसे तुम अपनी बहन का सच पता करोगी? मैंने सब सोच रखा है मिहिर। मोरनी बनकर मैं उस राज तक जरूर चली जाऊंगी और फिर उस तांत्रिक के शरीर को अपने कांटों से छलनी कर दूंगी। और मृणालिनी क्रोध में मोरनी बनकर पंख फैलाकर सामने ढेर सारे कांटे फेंकती है। शांत हो जाओ मृणालिनी, मगर मुझे डर है कि कहीं हम दोनों के इरादे सामने न आ जाएं। मृणालिनी मिहिर का हाथ पकड़ती है जो कि पहले से भी अधिक ठंडा था। उसे छूते ही वह एक विशाल नागिन के रूप में आ जाती है। मिहिर, तुम इंसान ही हो ना, या तुम्हारा भी कोई राज है? पागल लड़की, ये कैसी अजीब लड़की है? कभी मोरनी बन जाती है और कभी नागिन। इन बच्चों को खत्म करने से पहले मुझे देखना होगा आखिर यहाँ चल क्या रहा है। अब मैं आगे बढ़ती हूँ। अंजलि बाहर आने वाली ही थी कि तभी वह फिर से कदमों की आवाज सुनकर पीछे हट जाती है। सलाखा भी वहीं आ जाती है। सलाखा को देखते ही मृणालिनी इंसानी रूप में आ जाती है। मृणालिनी, अभी तुम जाओ, मुझे सलाखा के साथ अकेले रहने दो। और सलाखा के पास आने से पहले ही मृणालिनी मोरनी बनकर उड़ जाती है। अब वहाँ मिहिर अकेला था और छिपी हुई अंजलि भी। अरे सलाखा, तुम यहाँ? सलाखा बिना कुछ सुने ही मिहिर के गालों पर एक तमतमासा जोरदार चांटा जड़ देती है। उधर कटकानंद गिरीश के गालों पर जोरदार थप्पड़ मारता है। मालिक, मगर मेरी गलती क्या है? अगर मैं ऐसा ना करता तो वो बुढ़िया विशाखा का सच घर पर बता देती और फिर विशाखा खतरे में पड़ सकती थी। बेवकूफ, यही तो तेरी गलती थी। जितना खतरा होगा दोनों बहनें उतनी ही दूर होंगी। तेरे ऐसे करने से झगड़े कम और परिवार के नाटक अधिक शुरू होंगे। शादी ब्याह की बातों से दोनों बहनें पास आ गई तो? मगर आप करना क्या चाहते हैं? मैं ये जानता ही नहीं तो मुझे कैसे सब पता चलेगा? तो सुन,
जब नागलोक और नागिस्तान के बीच युद्ध छिड़ा हुआ था, उस समय में नागमणि की शक्तियों के लिए मैं एक गुफा में कहीं तपस्या कर रहा था। लंबी तपस्या के बाद मेरे सामने शैतान प्रकट हुआ। मालिक, मैं कब से आपकी तपस्या कर रहा था। मुझे इस लोक पर राज करने के लिए नागमणि चाहिए। मूर्ख तांत्रिक, नागमणि पाना कोई आसान बात नहीं है। इसको हासिल करने के लिए तुझे सही समय का इंतजार करना होगा और इसके लिए तुझे लंबी चाल भी चलनी होगी। चाल? कैसी चाल? आज से सालों बाद नागिस्तान में जुड़वा नागिनें जन्म लेंगी। नागिस्तान का नागराज अपनी मणि केवल एक नागिन को सौंप सकता है, मगर नागमणि तभी जिंदा होगी जब उस मणि पर एक नागिन की बलि का खून लगे। मैं समझा नहीं मालिक। जब दोनों बहनें एक दूसरे की जान की दुश्मन बन जाएंगी, तभी उस नागमणि का असर शुरू होगा। नागलोक से नागमणि चुराने पर नागिस्तान को ये शाप लग गया था, इसीलिए इसका रास्ता अब तुझे खुद ही खोजना है। ओह, मैं समझ गया। अब नागमणि का जादू पैदा करने के लिए आप चाहते हैं कि एक नागिन खत्म हो जाए। बाबा, आप महान हैं। मैं अभी काम पर लग जाता हूँ। मगर तभी अचानक गिरीश के मन में एक सवाल पैदा होता है। बाबा, अगर विशाखा मर गई तो? विशाखा मरे या सलाखा, तुझे क्या? बस नागमणि और उसकी शक्तियाँ हमारी होनी चाहिए। और गिरीश वहाँ से चला जाता है। सलाखा, तुम मुझे मार क्यों रही हो? क्योंकि तुमने जो कुछ भी किया वो गलत किया है। आखिर क्या किया है मैंने? तुमने मेरी बहन को क्या बोला कि तुम मुझसे प्यार करते हो? जानते हो वो मुझ पर कितना गुस्सा हुई है? सलाखा, तुम ये सब क्या कर रही हो? मैं तो तुम्हारी बहन को जानता तक नहीं हूँ। मैंने ऐसा कुछ भी नहीं कहा। झूठे हो तुम। अब मुझे अपनी शक्ल कभी मत दिखाना। हाँ, सब झूठ है सिवाय एक बात के। और मिहिर सलाखा का हाथ पकड़कर अपने करीब खींचता है और उसके गालों को चूम लेता है। यही कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, ये बात झूठ नहीं है। हाँ, मैं तुमसे प्यार करने लगा हूँ। मानता हूँ मेरे आने का मकसद कुछ और था, मगर मुझे तुमसे प्यार हो गया। सलाखा ये सुनकर चौंक जाती है। क्या मुझसे? मगर मैं तो नीले रंग की। मिहिर सलाखा के होठों पर उंगली रखता है। नीली, काली, हरी, पीली, चाहे तुम कैसी भी हो, बस मेरे लिए तुम मेरी सलाखा हो, मेरी सलाखा। ये सुनते ही सलाखा सहम जाती है। नहीं, ये सब गलत है। तुम अब कोई मजाक ही कर रहे हो। तभी सलाखा पलटकर जाने लगती है, मगर मिहिर उसका हाथ पकड़ने के लिए जैसे ही आगे बढ़ता है, उसका पाँव फिसल जाता है और वो पहाड़ी से गिरने लगता है। सलाखा! सलाखा मुड़कर देखती है तो मिहिर नीचे गिर रहा होता है। सलाखा भागकर मिहिर का हाथ पकड़ लेती है। मिहिर नीचे लटका होता है। सलाखा, छोड़ दो मेरा हाथ। वैसे भी मैं बस एकदम वेस्ट हूँ। ना मैं अपने बाबा का अच्छा बेटा बन सका और ना ही तुम्हारा अच्छा दोस्त। चुप करो तुम। और सलाखा मिहिर को ऊपर खींचने लगती है, मगर खींच नहीं पाती। ऐसे तो मिहिर नीचे गिर जाएगा। मुझे अब वही करना होगा। और मिहिर के सामने ही सलाखा एक विशाल नागिन बन जाती है, जिसकी पूंछ हवा में लहराने लगती है। मिहिर, मेरी पूंछ को पकड़कर ऊपर आ जाओ। और सलाखा अपनी पूंछ को नीचे लटका देती है, जिसे पकड़कर मिहिर ऊपर आ जाता है। मिहिर सलाखा का ये रूप देखकर हैरान था। कटकानंद ने उसे यह नहीं बताया था कि सलाखा एक विशाल नागिन है। तो तुम एक नागिन हो सलाखा? सलाखा शर्म से नजरें झुकाए हुए थी। अब देखिए आगे क्या होगा अंजाम कटकानंद के बुरे इरादों का। और क्या नागराज को भी पता चलेगा कि बरसों पहले नागलोक में किए गए उस पाप का भुगतान उसे अपने बेटियों की जान से करना होगा। कहानी बड़े ही दिलचस्प मोड़ पर है। हर दिन एक नया राज खुलने को है और एक नया राज बनने को है, इसलिए एक भी एपिसोड मिस ना करें और देखते रहिए नागिन का प्यार सीजन 5 केवल पापा हिंदी टीवी पर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।